हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का प्रथम पार्ट ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ना प्रारंभ किया था। इसके 2 पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तीसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले 2 पैराग्राफ को समराइज़ करूंगा ताकि इससे बेहतर लिंक स्थापित हो सके। शुरुआत होती है विलियम सी डगलस, जो कि ऑथर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा दिल्ली से रानीखेत के लिए प्रारंभ की थी और ट्रेन और कार से वो रानीखेत तक के लिए रानीखेत जाते हैं। उस दौरान बीच में वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं और उनमें से विभिन्न लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। बात करने के दौरान उन्हें एक अंग्रेज़ी में बात करने वाला और अंग्रेज़ी समझने वाला व्यक्ति मिलता है, जिससे वो विभिन्न प्रकार के विश्व और अन्य घटनाओं के संदर्भ में उससे वार्ता करते हैं और इस तरीके से वह भारत की नब्ज़ को पहचानने का प्रयास कर रहे थे इन बातों के द्वारा। और वो अपने सरकार अर्थात यूएसए सरकार के द्वारा जो भारतीयों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था और जो रिपोर्ट्स थी उसकी क्रॉस चेकिंग या परीक्षण कर रहे थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। जिस रास्ते से उनकी ट्रेन जा रही थी वह ट्रेन भारत की सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र में से एक था। रिचेस्ट मतलब सबसे समृद्ध से मतलब है, एग्रीकल्चर एरिया का मतलब होता है कृषि प्रधान या कृषि क्षेत्र। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह प्लेन या मैदानी क्षेत्र कौन सा था? यह अपर गंगा रीजन था, ऊपरी गंगा का क्षेत्र, गंगा रिवर का क्षेत्र था। 1000 फीट एबव द सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1000 फीट, लिखा है 1000 फीट अर्थात 1000 फीट ऊंचाई पर थी, बट ट्रॉपिकल। लेकिन यह स्थान कैसा था? ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्षेत्र को ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। तो यह क्षेत्र जिसके बारे में कवि महोदय बता रहे हैं वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। द गंगा was brown silt swollen with flood water। गंगा नदी का पानी जो था उसमें भूरे रंग का सिल्ट, ब्राउन सिल्ट मतलब बालू होता है, बालू मिला हुआ था और इस वक्त वह फ्लड की अवस्था में अर्थात उसमें उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। फ्लड का मतलब है बाढ़, तो बाढ़ आई हुई थी। इट ओवरफ्लो inundating thousands of acres of rice। और यह बाढ़ का पानी पास के जो धान का क्षेत्र था, सैकड़ों एकड़ का जो क्षेत्र था, उसको जलमग्न किए हुए था। इनंडेटेड का मतलब है जलमग्न किया हुआ या ढका हुआ था, वहां तक उसका पानी, बाढ़ का पानी फैला हुआ था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for occasional clumps of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। उत्तर की तरफ जंगल था। जंगल में मनुष्य से भी ऊंचे घास थे और ये घास
बहुत ज़्यादा थे और लगातार ये फैले हुए थे, इनका फैलाव लगातार था। और बीच बीच में कहीं कहीं जहाँ घास नहीं था उसके स्थान पर क्लम्प्स ऑफ ट्रीज अर्थात वृक्षों का झुंड मौजूद था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लेखक महोदय बता रहे हैं कि जो उत्तर का जो जंगल था उसमें एक्सपेंसेस ऑफ ग्रासेस, यानी उसमें ग्रास जो था, घासें बहुत ऊंची ऊंची घासें थी, हायर देन ए मैन्स हेड, और इसकी ऊंचाई मनुष्य के सर से ऊंची थी। अर्थात वो सामान्य मनुष्य जो होता है लगभग 5.5 फीट के आसपास का होता है, उससे उससे भी ऊंचे घास की ऊंचाई थी। और ये घास जो था लगातार ये कहीं बीच में जहाँ जहाँ अनब्रोकन हो रहा था अर्थात इंटरप्टेड जहाँ हो रहा था वहाँ पर घास नहीं था, तो उसके स्थान पर क्या था? ओकेजनल क्रम्प ऑफ ट्रीज, वहाँ पर वृक्षों का झुंड था। और इस जंगल में आगे बता रहे हैं क्या था, जानवरों के बारे में बता रहे हैं आगे हैं कि द होम ऑफ टाइगर्स, इसके अंदर टाइगर्स मौजूद थे अर्थात बाघ मौजूद थे, हाथी थे, अजगर थे और कोबरा थे। एवरीवेयर else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by sacred banyan tree or by rows of pakal trees। आइए इसका ये लंबा सेंटेंस है, इसको 2 खंड में करके इसका अर्थ निकालते हैं। everywhere else there was flat land running to the horizon, जिधर नजर दौड़ा रहे थे वहाँ की समतल जमीन क्षितिज को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, और ये जो फ्लैट लैंड है, जो समतल मैदान था, इसमें जगह जगह डॉट अर्थात पैचेस के रूप में सैक्रेड मतलब पवित्र बरगद का वृक्ष मौजूद था, या पाकर वृक्ष रोज में लाइन में मौजूद था। और ये पाकर का वृक्ष जो है, जो रोज था, ये जो पाकर के वृक्ष के बारे में खासियत आगे बताया जा रहा है। शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, ये पाकर का वृक्ष एल्म के वृक्ष की भांति था, जिसका कि तना मुड़ा हुआ और काफी मोटा था। हॉट ह्यूमिड एयर was moving in from the southwest अर्थात दक्षिण पश्चिम से गर्म ह्यूमिड नम वायु बह रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations लुकिंग फॉर फूड। अब आगे लेखक महोदय मंकीज़ के बारे में बता रहे हैं कि मंकीज़ इनमें से कुछ ऐसे मंकी थे जो कि मदर थी, वो अपने बच्चों को अपने से चिपकाई हुई थी, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुई थी, और ये वृक्षों से लटके हुए थी, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और वृक्ष से स्टेशन पर कूद रही थी भोजन की तलाश में। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ये बंदर भोजन की तलाश में वृक्षों पर और वृक्षों से स्टेशन पर कूद रहे थे। और इन बंदरों में से कुछ फीमेल मंकीज थीं, फीमेल बंदर थे जो अपने बेबीज को अपने से चिपकाए हुए थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग। जो विलेज था तथा जिधर से गुजर रहे थे, उधर जिन गांवों को उन्होंने देखा, तो वहाँ के घरों को उन्होंने देखा कि जो घर की दीवार थी उसी के बारे में वर्णन कर रहे ये हैं कि उनकी वाल मतलब दीवार, उसकी जो दीवार थी वो कैसी थी, किस चीज़ से बनी थी? वह मड मतलब कीचड़, अर्थात मिट्टी जब गीली हो जाती है तो कीचड़ हो जाती है, तो मड जिसमें कि जल मिला हुआ था,
और काऊ डंग अर्थात गाय का गोबर मिला हुआ था। अर्थात मिट्टी, पानी और गाय के गोबर के मिश्रण से उस दीवार का, उन घरों की दीवार का निर्माण हुआ था। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइज टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। अब इन झोपड़ियों या इन घरों की छत के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि इनका रूफ जो है किस चीज से बना हुआ था। बंडल ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस का बंडल से बना हुआ था और इन बंडल्स को बम्बूज के द्वारा बांध दिया गया था ताकि ये हवा के झोंके इत्यादि से उड़ न सके। इसीलिए उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए उसको बम्बू से इन ग्रासेस, बंडल ऑफ ग्रासेस को बांध दिया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेर इन ब्लूम। उन दिनों, जिन दिनों लेखक महोदय यात्रा कर रहे थे, बता रहे हैं कि उन दिनों कद्दू की लताएं इन पर, मतलब ये जो रूफ है इस पर काफ़ी विकसित अवस्था में थी और उनमें से कुछ लताएं लटकी हुई थी और खिली हुई थी। ब्रूम का मतलब होता है खिला होना। ये बिल्कुल खिली हुई थी और ये लताएं नीचे की तरफ दीवालों पर लटकी हुई थी और उनका जो खिला हुआ फूल जो था, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दीवाल पर पीली पीली धारियां बनी हुई प्रतीत हो रही थीं। आज के लिए इतना ही। बाकी कल अगले क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे। जो आपका होमवर्क है, आप अब तक जितना पढ़ाया गया है इसको पुनः अच्छे से इसे आप कंठस्थ करेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कोई परेशानी हो तो उसको हमसे आप पूछेंगे। और इधर कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में दिया, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इससे जुड़ा हुआ जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे आप अपने शब्दों में लिखें और हमसे जांच कराएं। धन्यवाद।